वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिमांड एनालिसिस का लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अजम्पशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अजम्पशन। हम लोग महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक सिलेबस बेस पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से स्टडी कर रहे हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 21 पे देख सकते हो। हम लोग वहाँ से भी क्या करेंगे? सेंटेंस को रीड करके और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने जैसे देखा था लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड में, कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा कि जब किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमने यही लास्ट लेक्चर में देखा था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में। और हमने ये भी देखा लास्ट लेक्चर में कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, INVERSE, इनवर्स। आप इसको लर्न कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। ये फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग का काम आता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो आप क्या बताओगे? इनवर्स रिलेशन। कोई पूछेगा इनवर्स का मीन्स मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। क्यों अपोजिट डायरेक्शन? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो साइन दिख रहा है आपको, एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। अगर आप सिंपल मीनिंग समझो तो अपोजिट डायरेक्शन भी आप कह सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अजम्पशन की। ये जो सिस्टम हमने देखा, आपने ये जो रिलेशनशिप देखा प्राइस और डिमांड के बीच में, कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि चीज़ें को अप्लाई करना हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? कुछ अजम्पशन है। आपके अपने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 21 पे, जिसके अंदर फर्स्ट अजम्पशन दिया गया है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। हम ये मान के चलेंगे कि जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम होगी, उसकी क्या इनकम जो होगी, इनकम को हम लोग वाई इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इनकम को वाई से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होना, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, जितनी है उतना ही रहना चाहिए, तब जाकर ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तब जाकर ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आपको समझा दूं क्यों नहीं होगा। मान लीजिए किसी कंज्यूमर का इनकम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किसी कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई? कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और किसी चीज़ का अगर प्राइस क्या हो गया? प्राइस भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो क्या ये कंज्यूमर जो है वो डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हमारा लॉ कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम ये अज्यूम कर चलेंगे। अजम्पशन मीन्स अज्यूम करना, कि कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी।
सबको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? थैंक यू। देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिख के दिया उसने। टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 21, इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर इस लॉ को क्या करना है, ऑपरेट करना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसके इनकम में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। अगर इनकम बढ़ेगी तो प्राइस भी अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा, और उस केस में ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। समझा आपको? राजू आपको समझा? सीता आपको समझा? चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं हम लोग। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम ये मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन में भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स पॉपुलेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पॉपुलेशन में भी किसी तरह का चेंजेस नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपना घर है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, हंसिए मत आप लोग। ये घर है और इस घर में 4 मेंबर्स रहते हैं, फैमिली मेंबर। और अब घर में क्या हुआ, 4 मेंबर्स थे, तो ये 1 kg ऑफ राइस क्या करते थे, कंज्यूम करते थे एट द रेट 60 रुपीज़ पर kg। ये 1 kg ऑफ राइस क्या करते थे, कंज्यूम करते थे एट द रेट 60 रुपीज़ पर kg। अब मान लीजिए इनके घर में 2 मेंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। दैट मीन्स टोटल मेंबर कितने हो गए, 6। तो अब क्या ये 1 kg ऑफ राइस में चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। डेफिनेटली इनको डिमांड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और उस केस में अगर मान लीजिए ये प्राइस 62 कितना हो गया, 100 रुपीज़ पर kg हो जाए, दैट मीन्स प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या ये डिमांड नहीं करेंगे, ये डिमांड नहीं करेंगे। 1 kg में ही बोलेंगे नहीं अब सब लोग क्या करो, आधा आधा पेट भर के खाओ, पूरा पेट मत भरो, ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि इनको डिमांड तो करना ही। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, 62 कितना हो गया, 100, तो भी हमारा डिमांड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लॉ कहता है कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली में जो पॉपुलेशन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि फैमिली में जो पॉपुलेशन होगा उसमें भी किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए क्या लिख के दिया है, इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। हम ये मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। एनी चेंज इन द साइज and composition of population of a country affect the total demand for the product। अगर कंट्री के पॉपुलेशन में क्या होगा, चेंजेस आएगा, उसके कंपोजिशन में चेंजेस आएगा, उसके नंबर्स में चेंजेस आएगा, तो कहीं ना कहीं टोटल डिमांड क्या होगा, अफेक्टेड होगा। दैट मीन्स टोटल डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन में भी किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए थर्ड पॉइंट देखते, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने इसको क्या किया, गोल बनाया है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है आप में से? मोहन, सीता, गंभीर, आपको
आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है गंभीर? नहीं मालूम। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जैसे कि एक जैसे गुड्स, एक जैसा। आप बोलोगे एक जैसा मतलब क्या? एक जैसा मीन्स ये नहीं तो ये। मान लीजिए मुझे टी चाहिए, चाय पीना है, पढ़ा पढ़ा के गला क्या हो गया मेरा, बैठ गया, तो मुझे टी पीना है और टी मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसकी जगह पे क्या पी सकता हूँ? बोलो बालक, कॉफ़ी पी सकता हूँ ना। तो ये मेरा क्या है? कॉफ़ी मेरा टी का क्या है? बोलो सब्स्टिट्यूट्स है। तो टी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? कॉफ़ी। टी का सब्स्टिट्यूट गंभीर कॉफ़ी। मुझे थम्सअप पीना है, क्या पीना है? थम्सअप। थम्सअप नहीं मिल रहा है तो मैं पेप्सी भी तो पी सकता हूँ। तो टी का थम्सअप का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? पेप्सी। समझ में आ रहा है आपको सब्स्टिट्यूट का मतलब? आते हैं टॉपिक पे। तो हम ये मान के चलेंगे कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आएगा तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा सबको? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। हम लोग क्या मान के चलेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आया तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो डायरेक्शन है इनवर्स रिलेशनशिप का वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि उनका प्राइस भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। देख लीजिए टेक्स्ट बुक में आपके क्या लिख के दिया उसने, इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। हम ये मान के चलेंगे कि उसके प्राइस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है गंभीर आपको? चलो ठीक है। एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। किसी भी प्रकार का चेंजेस डिमांड को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? अफेक्ट। मान लीजिए टी, अब इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी टी का प्राइस 10 रुपीज़ था। टी का प्राइस कितना था? 10 रुपीज़। और इसका प्राइस 10 से अब कितना हो गया? 20 हो गया। 10 से बढ़ के कितना हो गया? 20। तो लोग अब टी कंज्यूम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लोग कहाँ भाग जाएंगे? कॉफ़ी की तरफ। लोग कहाँ भाग जाएंगे? कॉफ़ी की तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया तो डिमांड हुआ क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे तो डिमांड हो रहा है ना, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में भी चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आया सबको? चलिए थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ पॉइंट क्या है? देखिए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पे बहुत टेक्निकल्स वर्ड्स है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्लियरली। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार और पेट्रोल, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकता। आप बोलोगे सर डीजल के बिना चल सकता है, दैट मीन्स ऑयल। तो कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? पेट्रोल। और पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगा? कार। मान लीजिए पेन रिफिल, पेन का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगा? रिफिल। रिफिल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगा? पेन। अब मान ली यहाँ पे क्या लिख के दे रहे हो? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब कार का अगर प्राइस मान लीजिए कार का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया।
कार का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, और पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया। तो क्या पेट्रोल का प्राइस कम हो जाने से पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा क्या? तो वापस समझा रहा हूं मैं, कार का प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो क्या पेट्रोल के प्राइस कम होने की वजह से पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा क्या? आप बताओ मेरे को, पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा? क्योंकि लॉ कहता है प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो प्राइस तो पेट्रोल का कम हो गया तो डिमांड क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन डिमांड बढ़ेगा क्या? क्योंकि पेट्रोल कम होगा तो आप पियोगे पेट्रोल को, कार में चलाओगे, कार तो क्या हो गया है, महंगा हो गया है। तो पेट्रोल खरीदते कुछ मतलब है क्या? पेट्रोल का डिमांड करके कुछ फ़ायदा होने वाला है आपको? नहीं होने वाला। इसलिए हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो कार के अगर प्राइस में क्या होता, कांस्टेंट होता, कार का प्राइस क्या होता, कांस्टेंट। तो अब पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार का डिमांड किया जा सकता है, या कार का प्राइस कम हो जाए तो पेट्रोल का भी डिमांड किया जा, वाइस एंड वर्सा। समझ में आया सबको? तो हम क्या मान के चलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। चलिए आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स remain unchanged because a change in price of one goods will affect the demand for others, will affect the demand for, क्योंकि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आएगा तो दूसरे का डिमांड क्या होगा, अफेक्टेड कर देगा, है ना। इसलिए हम मान के चलेंगे कि किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर प्राइस में चेंजेस नहीं आएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? अगर आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हो, मैं स्लो कर दूंगा। गंभीर समझ में आ रहा है ना? कंफर्म ना? नहीं तो मालूम पड़ा सर क्या सबसे कब से सर सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर रहे हैं। मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। No expectation about future changes in price। क्या पॉइंट है? एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर चेंजेस, देखिए यहाँ पे कितना मस्त टॉपिक है, पॉइंट्स को समझिए आप। इकोनॉमिक्स में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन, अनुमान लगाना, आशा करना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास अभी गोल्ड है, गोल्ड, मिस्टर एक्स पर्सन है, उसके पास क्या है, गोल्ड है, और गोल्ड का रेट चल रहा है 40,000 रुपीज़ 10 ग्राम्स। मिस्टर एक्स, उसके पास गोल्ड है 40,000 रुपीज़ के रेट से 10 ग्राम्स का। अब ये मिस्टर एक्स को, अभी गोल्ड का प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे स्लाइटली गोल्ड के प्राइस में क्या हो गए, चेंजेस आ गया। टेन ग्राम्स गोल्ड का प्राइस क्या हो गया, 40,000 से कितना हो गया, 45,000। 40,000 से 45, 5,000 क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस क्या हो गया, बोलो, इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे गोल्ड का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज। फिर भी मिस्टर वाई क्या करे, मिस्टर वाई अगर इस गोल्ड को परचेज करना चाहता है, इस गोल्ड को मिस्टर वाई क्या करना चाहता है, डिमांड करना चाहता है, तो ये जो सेलर है ना मिस्टर एक्स, वो मिस्टर वाई को गोल्ड नहीं देगा, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है
कि फ्यूचर में इसका प्राइस 45 नहीं बल्कि ये 60,000 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000। इसलिए तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई को भी लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ना ही इसने इसको सेल किया और ना ही ये डिमांड कर पाया। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होगा कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा या प्राइस मान लीजिए कम हो जाएगा इन वाइस एंड वर्सा, तो हम डिमांड भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, डिमांड भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, चेंज होगा। टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हम लोग। इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस इन द नियर फ्यूचर, है ना। कंज्यूमर क्या करेगा, ये अज्यूम करके चलेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि आने वाले दिनों में किसी चीज़ का प्राइस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए अभी जैसे कि लॉकडाउन चालू है, राइट। अभी इस लॉकडाउन में मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, समझिए अच्छे से। लॉकडाउन में अगर मुझे लग रहा है, क्या चालू है, लॉकडाउन में क्या चल रहा है, डाउट है कि प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, प्राइस क्या होने वाला है। और अभी तो जब मुझे लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं अभी क्या करूँगा, डिमांड को बढ़ा दूंगा। तो ये गलत है ना। लॉ कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने अभी कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला, प्राइस चेंज होने वाला है, प्राइस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। समझ में आया ना सबको? सच्ची ना? दिल रखने के लिए तो हाँ नहीं बोल रहे हो, चलो ठीक है। नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। हम क्या मान के चलेंगे कि कंज्यूमर के टेस्ट और हैबिट और फैशन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंज्यूमर है और उसका टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब कंज्यूमर का टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मान लीजिए अगर उसका प्राइस कम भी होगा ना तो भी मैं डिमांड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लॉ कहता है प्राइस कम होगा तो डिमांड करना चाहिए। लेकिन मेरा टेस्ट ही क्या हो गया है, मेरा टेस्ट ही क्या हो गया है, कम हो गया है। हैबिट्स एंड फैशन, इसके सेम आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हम लोग ये मान के चलेंगे कंज्यूमर के टेस्ट, हैबिट और फैशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। देखिए बुक में क्या लिखा है, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा शुड रिमेन चेंज। हम लोग इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इनमें चेंजेस आएगा तो डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। एनी चेंज इन दिस फैक्टर विल लीड टू अ चेंज इन डिमांड, क्योंकि किसी भी तरह का चेंजेस आएगा तो डिमांड कहीं ना कहीं क्या कर देगा, वो अफेक्टेड कर देगा। नेक्स्ट वन है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। हम ये भी मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसी में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई तो फिर से क्या होगा, डिमांड अफेक्टेड हो जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी क्या हो गई, गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब रिड्यूस कर दिया, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। समझ में आया सबको? तो हम ये मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसी में भी किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी में चेंजेस आएगी तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज होने लगेगा। और जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने लगेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड पे भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट दिखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। कौन सी टैक्स पॉलिसी बोलो, जीएसटी। कौन सी पॉलिसी,
जीएसटी, गुड्स एंड, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह हमको देखना है 7 पॉइंट्स में। आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पे ये सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, इससे एक्सप्लेनेशन। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो डिटेल में एक्सेप्शन को पढ़ने के लिए हमारे साथ देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अच्छा लगे तो आप चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।